बच्चों, हमारा इस लेसन में अगला पॉइंट है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन में पहला पॉइंट आता है हमारा समाधान। समाधान यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनका अंतिम संस्कार करने की क्या क्या विधियां थी और वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं उनके साथ रखी जाती थी। यानी कि सबसे जो प्रसिद्ध चीज़ है वो है तांबे का एक दर्पण मिला है दफनाते हुए किसी मृतक के साथ, और गहने भी मिले हैं और बर्तन भी सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के साथ दफनाए जाते थे। और ये मान्यता थी कि ये सारी की सारी वस्तुएं इनको अगले जन्म में काम आएगी। अब हमारा अगला पॉइंट आता है विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब विलासिता की वस्तुएं यानी ऐसाराम की कौन कौन सी वस्तुएं थी जो वो लोग प्रयोग करते थे, क्योंकि इससे भी सामाजिक भिन्नता की पहचान की जाती थी। यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ आराम से उपलब्ध हो जाती थी, जिनमें चक्कियाँ, मृतभांड, सुइयाँ, झावा आदि चीज़ें थी जो वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। और कुछ ऐसी थी जो बाहर से मंगवाई जाती थी, यानी वहाँ आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, जिसमें एक पदार्थ का नाम आता है फयांस। फयांस किस चीज़ से बनता था? घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया एक पदार्थ होता था। इससे काफ़ी कीमती चीज़ें बनाई गई थी और इन सारी इस फयांस से बनाई हुई चीज़ों को वहाँ काफ़ी महत्व दिया था और ये महंगी भी मानी जाती थी। अब हम पॉइंट 5 की बात करते हैं, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। यानी वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन भी अच्छा था, जिसमें मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शैलकड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों का आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार, खंडित आदि बहुत प्रकार के होते थे। और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ छेद करने के अवशेष भी मिले हैं, जिसमें है चन्हूदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से भी छेद करने का कुछ विशेष उपकरण प्राप्त हुआ है। इस मानचित्र में आप इन स्थानों को थोड़ा चिन्हित करें, जिसमें है नागेश्वर तथा बालाकोट। इन पर विशेष चीज़ें, इन बस्तियों पर जो समुद्र तट पर बसी हुई हैं, शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चन्हूदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसा मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। हमारा अगला पॉइंट है माल प्राप्ति करने संबंधी नीतियाँ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये व्यवसाय जो करते थे, इनमें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा 6.1 उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य परास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर यानी लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल जो कार्निलियन यानी गुजरात में भड़ोच, सैल खड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान से यानी खेतड़ी जो है उसके पास में था, वहाँ से तांबा की खानें थी। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी आंचल तांबे के लिए तथा दक्षिणी भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेत देती हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संपर्क और दूसरी दूर दूर की सभ्यताओं से भी था, जिसमें मेसोपोटामिया, जिसमें है दिलमुन यानी संभवतः बहरीन का नाम था, मेलुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्रों का नाम था। और मेसोपोटामिया की एक कथा में तो एक कहावत है, तुम्हारा पक्षी हजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हजा पक्षी मोर था, यानी मेसोपोटामिया है, यानी बहरीन है, और यहाँ से भी हमारी इस सिंधु सभ्यता का संपर्क के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोहरें, लिपि तथा बाँट। हमने मोहरों के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं और लिपि के बारे में कर लेते हैं। ज़्यादातर लेख मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है। उसमें एक सबसे बड़ा लेख जो अभिलेख जो मिला है वो लगभग 26 उसमें चित्र बने हुए हैं, चिन्ह हैं, और इसके जो चिन्हों की संख्या थी यहाँ के लैंग्वेज की वो लगभग 375 से 400 के बीच में पाई गई है। अब बाँटों की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो बाँट थे वो बाँट जो थे उनके मापदंड जो था 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि, इस तरीके से वो 12,800 तक जाते हैं। ये बाँटों की वहाँ की नाप तोल थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राचीन सत्ता। सिंधु सभ्यता प्राचीन सत्ता तो है ही, लेकिन इसका पहला ही पॉइंट लेते हैं हम 8.1 यानी प्रसाद तथा शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकती हैं और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी या फिर राजा अलग होते थे। यानी कि प्रसाद और शासक यानी जो लोग जो अनुष्ठान वगैरह करते थे उन्हीं के पास सत्ता होती थी, या आज की तुलना में हम देखें कि ब्राह्मणी काम कोई और करते हैं और राजा महाराजाओं के काम दूसरी सत्ता करती है। इस तरीके की वहाँ की सत्ता थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सभ्यता का अंत। अब सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसमें आप पढ़ोगे बहुत सारे इसमें पॉइंट मिल जाएंगे आपको। बाढ़ से भी माना गया है, सूखा पड़ने से भी माना गया है, सूखा पड़ने से इधर उधर पलायन हो गया हो या फिर भारी आक्रमण हो गया हो, ये सारी चीज़ें मानी गई हैं। भारी आक्रमण के भी कुछ संकेत मिले हैं और बाढ़ के संकेत इसलिए माने जाते हैं कि ज़्यादातर जो अंत या नष्ट जो सभ्यताएं हुए हैं, जो शहर हुए हैं, वो ज़्यादातर नदियों के किनारे पर थे। ये सारे के सारे आप इसको जाके अपनी बुक में से होमवर्क में ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, निबंधात्मक क्वेश्चन है ये, इसको ज़रूर करना है सभी बच्चों को। जो बाहरी आक्रमण के संकेत मिले हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। डेड मैन लेन एक सकड़ी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्तित है। वह बिंदु जहाँ यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। ये धड़ कुछ टुकड़े थे, यानी धड़ के कुछ टुकड़े थे।
पीठ के बल पड़ा था ये धड़। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। अब अगले जो हमारे टॉपिक हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज, जिसके बारे में हमने शुरू में चर्चा कर ली थी, और ये चैप्टर आपका बेटा 3-4 वीडियो में मैंने ख़त्म किया है। सबको ढंग से देखें, पढ़ें और होमवर्क अपनी कॉपी में करें। और हर बच्चा ग्रुप में जाके सिर्फ इतना लिखेगा कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। कोई अपनी कॉपी की फ़ोटोकॉपी अपलोड नहीं करेगा। सभी बच्चों के लिए आवश्यक निर्देश ये हैं कि होमवर्क को पूरा करें। अगला लेसन मेरा 1-2 दिन बाद में आएगा। मंगलवार को मैं अपलोड करूँगा, सोमवार को आपकी NCERT वाली क्लासें चलती हैं। और होमवर्क मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे पूरा करें। जो ये आपकी बुक में लास्ट में काल रेखा जो दी हुई है, ये होमवर्क के साथ ज़रूर होनी चाहिए। यानी आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड जो है ना, ये 100% लिखना है सबको। और काल रेखा 2 भी लिखनी है, हड़प्पा पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। ये आपको क्वेश्चन आंसर से पहले सभी की कॉपी में होना ज़रूरी है। और प्रत्येक क्वेश्चन करना है, शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। यानी कि पूरे 9 क्वेश्चन करने हैं। और 10वां क्वेश्चन जो है मानचित्र का, वो भी आप सभी को करना है।